लाहौर स्टिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरली। आप देखें इतना अलाइव शहर जो है, अली पार्क है, वो एक्सटेंड कर जाएगा अकेली की सीढ़ियों तक और उसके अंडरग्राउंड जाएगी सड़क जो ऊपर है। और अली पार्क पे सपोजिटली उसके अंडरग्राउंड में एक शायद पार्किंग एरिया हो। और ये जो हिंद की मार्केट है, ये सारी भी बात हो गई है दुकानदारों से। गवर्नमेंट, ये फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक सॉफ्ट लोन दिया है जिसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है। बेगम शाही मस्जिद है, इतनी बेदर्दी से यहाँ किसी ने परवाह ही नहीं की हमारी मॉन्यूमेंट्स की, घिर गई चारों तरफ से, पता ही नहीं चलता कि उनका कहाँ है। हमारे अंदर जो कायद ने और इकबाल की जो विजन थी कि ये चारों सूबे जो होंगे इनमें बहुत प्यार मोहब्बत होगी भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ, अब कहीं नजर आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर सूबे की पंजाब से ही नफरत। अगर कायदे आजम कन्विंस ना होते कि पाकिस्तान बनना जरूरी है तो वो कभी भी, वो तो पहले तो कांग्रेस में वो थे, वो तो मानते ही नहीं थे कि इंडिया की डिवीजन। तो अलामा उनको पेस्टर करते रहते थे, खत लिख लिख के कि भाई क्या कहते हैं, और उनके जवाब बड़े सख्त आते थे। असल पाकिस्तान की ईंट अगर किसी ने रखी तो सर सैयद ने रखी। इमरान के साथ हुआ है, ग्रोन अप टुगेदर, स्कूल में भी और वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, मोर लाइक फैमिली। बड़े बड़ी दुनिया से ऐसे ऐसे लोग मेरी पसंद पे आए, खुद रिक्वेस्ट करके। उन्होंने जब ये पसंद देखी, उनके पाकिस्तान इज सच अ फन प्लेस, सारा शहर ही जो है वो एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ खींचने वाला। ये एक फेस्टिवल था शोइंग द ट्रू साइड ऑफ पाकिस्तान। कायदे आजम की बेटी जो ये पाकिस्तान में है, तशरीफ लाई। मैं उनको पहले खाने पे ले गया यहाँ कुछ कहते, उसके बाद यहाँ आ गई, बाकी दिखाता रहा। मैंने कहा आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, आपके वालिद भी इसी कुर्सी पर बैठे हैं। बड़ी वो भी इमोशनल हो गई। शायद का जो ग्रैंडसन नवासा था, तो उसने इतनी सारी तस्वीरें देखी, तो वो मुझे पूछने लगा, उसको इतना नहीं पता था। उसने मुझे कहा कि आपका क्या ताल्लुक है मेरे नाना के साथ? मैं कह तो अच्छे बैठ जा, मैं बस फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा आगा और आप देख रहे हैं डिजिमैक्स इन्फो। नाज़रीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं पर्सनली माय वेरी मच फेवरेट, और मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे चैनल से उनका इंटरव्यू किया जाए, इसका भी इंतज़ार आप लोगों को रहा होगा। तो द वन एंड ओनली मिस्टर यूसुफ सलाहुद्दीन साहब। एक वक्त था मियां साहब जब आर्ट एंड कल्चर के हवाले से लाहौर को एक सेंट्रल फिगर समझा जाता था, लेकिन अब आकर ऐसा लगता है जैसे वो चमक दमक मानूम पड़ गई है। इसके पीछे क्या वजूहात? मतलब ये कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते, मतलब आई डोंट टोटली एग्री विद इट कि लाहौर आई थिंक अभी भी हमारे पास रह गया है हमारा एहसास। उसके हिसाब से लाहौर स्टिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरली। आप देखें इतना अलाइव शहर जो है, अभी तक आप देखें ख़ास तौर पे हमारी जो ओल्ड सिटी है, इसका जो सारा कल्चर पिछले चंद सालों में डेवलप हुआ है और लोगों ने यहाँ आना शुरू कर दिया है। और जिस तरह कि वो दिल्ली गेट और सुलचन वाली गली अब इंटरनेशनल इनकी लेवल पे लोग इनको देख रहे हैं और विजिटर्स आते हैं इनको देखने के लिए। शाही किला है, उसकी तो शक्ल ही बदल गई है बिल्कुल। शालामार बाग जाके देखें, इतने सालों से जिसकी तबाही मची हुई थी, इन सारी मॉन्यूमेंट्स की जो है इतना बुरा हाल था कि कोई जाता नहीं था। फिर एक्टिविटी शुरू हो गई है आपके सारे, ये जो अब भाटी गेट से काम शुरू होने वाला है, वहाँ से फिर आपका ये जो शाही किला है, इसके इर्द गिर्द जो बफर जोन, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड यूनेस्को के अंडर इसको डिक्लेयर किया हुआ है एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसको प्रोटेक्ट करना कि जो उसकी रोज़ की जिस तरह बहुत सारे स्मोक और गाड़ियाँ और ये सारा कुछ जो उसके इर्द गिर्द है वो उसको नुकसान पहुँचा रहा है। दैट इज़ दी सारी उसकी खराबी हो रही है, ये ओवर द ईयर्स और ज़्यादा हो रही है। तो ये पूरा प्लान है, ये जो अली पार्क है हमारे सामने, वो एक्सटेंड कर जाएगा अकेली की सीढ़ियों तक और उसके अंडरग्राउंड जाएगी सड़क जो ऊपर है। और अली पार्क पे सपोजिटली उसके अंडरग्राउंड में एक शायद पार्किंग एरिया हो। और ये जो हिंद की मार्केट है, ये सारी भी बात हो गई है दुकानदारों से। गवर्नमेंट, ये फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक सॉफ्ट लोन दिया है जिसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है। तो फिर आप देखेंगे ये सारे इलाके की शक्ल ही बदल जाएगी। ये जितना एरिया है रिम मार्केट का, ये तो ह्यूज है। उसने सारा ब्लॉक किया हुआ है, क्या कहते हैं, जो बेगम शाही मस्जिद है उसकी एंट्रेंस। और यानी कि इतनी बेदर्दी से यहाँ किसी ने परवाह ही नहीं की हमारी मॉन्यूमेंट्स की, घिर गई चारों तरफ से, पता ही नहीं चलता कि उनका कहाँ है।
तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लाहौरी जो हैं हमारे शहर के लोग बड़े एंथुजियास्टिक हैं इसके ऊपर, ठीक है। और अभी आपने देखा कि ये हुआ था फ्लावर फेस्टिवल हुआ था ओल्ड सिटी में, कहीं मैं भी गया बच्चों को लेके और बड़ा हमने एंजॉय किया। और इसी तरह ये जो अभी जो उर्स हुआ है वादुलाल हुसैन का, जो इसको हम मेला चलाना कहते हैं, उसको भी ज़रा और एलेबोरेट तरीके से उसको सेलिब्रेट किया गया। गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन भी एक प्रॉपर वे के ऊपर आई, तो लाहौर बिल्कुल अलाइव है। दूसरी बात यह है कि हमारे इंटेलेक्चुअल जायंट्स जो थे लाहौर में, जो इतने इतने बड़े शायर थे इंटेलेक्चुअल से, वो अब नहीं रहे। और जो अगले आने वाली जनरेशन है, जो कई यंग लोग थे जिन्होंने मसलन जिस तरह परवीन शाकिर थी, हर लाहौर की तो नहीं थी, लेकिन मैं जनरली सारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और मेरा ख्याल अब हमारे पास अमजद साहब भी चले गए, ठीक है, अभी रिसेंटली। और बहुत से हमारे शायर और इंटेलेक्चुअल जो थे वो दुनिया में नहीं रहे। उनको रिप्लेस करना ही जो है ये एक बहुत मुश्किल बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम देखते हैं इफ्तिखार आरिफ साहब अभी तक हयात हैं और मैं समझता हूँ कि उनके पाए का शायर शायद सारे बड़े सगीर में नहीं है उर्दू का। ये सब इसकी क्या वजह, जैसे आपने कहा कि बहुत शोरा पाक शोरा जो थे उनका ताल्लुक भी यहीं से रहा, क्या वजह है कि वो शोरा कुछ अपनी तरह के एक लेवल तो नहीं मैच किया जा सकता, लेकिन उस तरह के लोगों ने पैदा होना ही बंद कर दिया, या वो एक ईगरनेस नहीं रही टू गेट एट दैट पॉइंट, इसकी क्या वजूहत? एक्चुअली पता है क्या, हमारी जो यंग जनरेशन है ना उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और हमारे, मैं समझता हूँ कि हमारी जनरेशन के साथ भी हमें कभी भी एक जो नेशनल नैरेटिव होता है, जो बयानिया एक मुल्क का होता है, उनकी एग्जिस्टेंस का जो बयानिया होता है, क्या वजह है कि लेट्स से कि कोई मुल्क है, अब कोई किसी बेस पे बना हुआ है, कोई मतलब एक लेट्स से कि जिस तरह बांग्लादेश है, तो वो बंगाल जो बंगाली हैं वो वहाँ ज़्यादा उनका है। तो पाकिस्तान जो था ये एक उस तरह का मुल्क नहीं है कि जहाँ एक ही मज़हब के या एक ही ज़ात के लोग वहाँ उनकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। डिफरेंट बिलीफ नहीं, डिफरेंट आप कह सकते हैं कि वो लोग ही, मतलब कि उनकी ज़ात ही फ़र्क थी, उनका बैकग्राउंड। तो वो होता ये है कि आप देखते हैं कि फ्रांस की बात करें तो ज़्यादा वहाँ फ्रेंच ही, इटालियन, इटली की बात करें वहाँ इटली। इस तरह पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान जो था एक नज़रियाती मुल्क था, उसका एक पाकिस्तान का एक नज़रिया था। और पाकिस्तान का जो नज़रिया था वो बड़ा सिंपल था। कोई लोग पूछते हैं जी क्या था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज वेरी सिंपल। और वो ये थी कि हमने एक ऐसा एक इस्लामी फलाही रियासत बनानी है जहाँ हर इंसान जो है उसके इक्वल राइट्स होंगे। ये कायदे आज़म और इकबाल का ईमान था, ठीक है। हमने वर्स टू वर्स हमने जो अपनी यंग जनरेशन को, हमने जो इकबाल की जो खुदी थी, जो जिसने हमें बुलंदियों पे लेके जाना था, वो हमने अपनी कौम में नहीं डाली। और वो वजूहात भी नहीं हमने बताई प्रॉपर्ली। पाकिस्तान की हिस्ट्री ही जो है वो शुरू दिन से ही, मेरा मतलब है सबको पता है कि कायदे आज़म के साथ क्या हुआ। उनको एक बुरे तरीके से उनको गाड़ी वो भेजी जिसमें पेट्रोल नहीं था, वो वैसे ही इतने बीमार थे, इंतकाल कर गए। जो फातिमा जना के साथ हुआ, जो लियाकत अली खान के साथ हुआ। तो ये अब हर कोई जो आने वाला जो डिक्टेटर था वो अपनी ही एक पॉलिसी लेके आता था, वो हिस्ट्री बदल देता था, वो उसी के नाम के वो चर्चे होने शुरू हो जाते थे। हालांकि ये नहीं होता इस दुनिया में, कहीं ये नहीं होता। एक हिस्ट्री होती है, एक सिलेबस होता है, उसको चेंज करने में भी पूरी कौम का राय ली जाती है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो हम अपने बच्चों को वो तरबियत ही नहीं दे रहे शुरू से। हम ना अदब है ना कोई तहजीब है, अपनी ज़बान में ये हाल हो गया। हम सुनते हैं ये किसी स्कूल में उर्दू बोलने से बच्चों को निकाल दिया कि आप उर्दू क्यों बोलते हैं। ये पाकिस्तान जो हमारी कौमी ज़बान है, पंजाबी ख़त्म ही कर दिया। आप हिंदुस्तान में जाके देखें क्या लोग पंजाबी बोलते हैं, क्या दे आर स्टिल दैट क्लोज टू देयर कल्चर। उनकी फिल्में आप देखें, कोई बेहूदगी उनमें नहीं होती, उनमें कोई ग्लैमर नहीं होता, इसके बावजूद वो फनी होती हैं, उनकी म्यूजिक अच्छा होता है। और वो फिल्में हैं कि जो आप एक फैमिली के साथ बैठ के बेधड़क आप देख सकते हैं।
तो हमने वो बिल्कुल हमने अपना कल्चर पंजाब का वो ये गुंडागर्दी और ये सारा ये बना दिया। ये नहीं कि वहाँ हैं ऐसे लोग पंजाब में, देयर इज, लेकिन उसको टोटल फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसा क्या कहते हैं इस सारी बदमाशी को और इस चीज को उठाया तो हीरो ही बना दिया। आजकल आप कभी देखें कभी टिकटॉक उठा के तो आपको जितने क्रिमिनल्स हैं उनकी लाखों की फॉलोइंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मतलब है कि ये कोई ठीक है, लोगों की मर्जी है कि वो क्या करें या ना करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक तो हमने आधी हमारी पॉपुलेशन अनएजुकेटेड है, वो स्कूल जाने के कोई अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ नहीं, तो ऊपर से ये है कि सॉलिड जो उनका जो एक जो देखिए एक जब बच्चा एक स्कूल से निकलता है चौथी पांचवी छठी, वो उसके हिसाब के साथ उसको हिस्ट्री और उनकी हर चीज़ बताई जाती है। हमारा ये अनफॉर्चुनेट मतलब ज़ियाउल हक साहब का वक्त था, उन्होंने म्यूज़िक ही बैन कर दी, म्यूज़िक बैन कर दी। आपकी नौजवान नस्ल ने हिंदुस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया, उन्होंने वेस्ट की तरफ देखना शुरू कर दिया, उनको अपने में कुछ नजर ही कुछ नहीं, वो सारे हर चीज़ ही बैन। और वो सर इन्फ्लुएंस आज तक है कि आज की जो हाँ, ये जनरेशन तो अल्लाह है, भला वो करे। वेस्ट से बहुत मुतासिर है। मैं आपको ये बताऊं कि ये एक बहुत बोल्ड स्टेप था अपना जनरल मुशर्रफ का कि उसने आज़ाद मीडिया या इंडिपेंडेंट चैनल्स आने दिए, प्राइवेट चैनल्स आने दिए और उन्होंने आके तो किया, लेकिन उसके साथ साथ किसी ने भी जो पाकिस्तान टेलीविज़न है उसका ख्याल नहीं किया, किसी ने ऑन ही नहीं किया, ना कभी हुकूमत ने किया ना किसी और ने किया। तो उसकी डिटेरिएशन, हालांकि देखिए वो हमारा नेशनल कैरियर है, वो बयानियाँ बनाता है। हर मुल्क का जो नेशनल टेलीविज़न है, इंडिया में भी आप देखें उनका नेशनल नैरेटिव जो है वो सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया रेडियो पे आता है या दूरदर्शन पे आता है, यू नो उनका जो नेशनल नैरेटिव, और वो एक ही रहता है। ये नहीं कि मोदी की गवर्नमेंट आगे चेंज हो गया, फलाने की आगे और नैरेटिव बन गया। और पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो तो चेंज होना ही नहीं चाहिए। इसी वजह से ये वक्त आ गया था कि हमसे नौजवान सवाल करते थे कि पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, वो तो अल्लाह भला करे मोदी का वो आ गया, तो अब इनको थोड़ी सी अकल आई है कि हाँ वो बाबा ठीक ही कहता सी भाई, इन्होंने साढ़े नाल चंगी नहीं करनी। तो ये सारी बातें हैं और हमारी अपनी गलतियां हैं, कोई किसी ने बाहर से आके कुछ नहीं किया, बाहर से आके कुछ नहीं किया। हम हमारी खास तौर पे जी हुजूरी हमने हर चीज़ की हमने की, और अच्छे को अच्छा नहीं कहा, बुरे को बुरा नहीं कहा, जो हुआ होता गया वो होने दिया। अब इस रिजल्ट में आ गए कि हम एक कंफ्यूज नेशन। अब हमें समझ एक तो हमारे अंदर जो कायद ने और इकबाल की जो विजन थी कि ये चारों सूबे जो होंगे इनमें बहुत प्यार मोहब्बत होगी, भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ, अब कहीं नजर आता है वो नहीं, बिल्कुल नहीं। हर सूबे की पंजाब से ही नफरत है, ठीक है, हर एक। और व्हाट कैन वन से कि भी अपनी आंखों के सामने देखा, ईस्ट पाकिस्तान भी जाके देखा, हालांकि ये वही ईस्ट पाकिस्तान था जहाँ से पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी 1906 में। वहीं नवाब वकार मुल्क ने, जो नवाब ढाका थे, उन्होंने मुस्लिम लीग कायम की 1906 में। 1907 में दूसरा मुस्लिम लीग का इजलास कराची में हुआ, और उसके बाद ये सारा क्या कहते हैं ये जो मुस्लिम लीग एक जमात बनी और फिर उसी ने पाकिस्तान बनाया। तो कहने का मकसद ये है कि वो सारी जो एक विजन था कायद आज़म का और एक अल्लामा इकबाल का जो विजन था, वो तो ये तो नहीं था। हम तो उस पाकिस्तान के कभी नज़दीक ही नहीं गए जो उनका भी। सो फिर आज ये कहना कि ये क्यों है, फलाना क्यों है, तो इसमें कसूर हमारा अपना है कि हमने उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जो हमारे फाउंडिंग फादर ने, जिस वजह से उन्होंने कुछ सोच समझ के, कोई जाहिल नहीं थे। अगर कायद आज़म कन्विंस ना होते कि पाकिस्तान बनना ज़रूरी है, तो वो कभी भी, वो तो पहले तो कांग्रेस में वो थे, वो तो मानते ही नहीं थे कि इंडिया की डिवीजन। तो अलामा उनको पेस्टर करते रहते थे, खत लिख लिख के कि भाई क्या कहते हैं, और उनके जवाब बड़े सख्त आते थे। आपको पता है इस बात का कि अलामा को जो खत कायद आज़म ने जवाब में लिखे, वो अलामा साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही जला दिए सारे। वजह ये थी कि अगर ये खत होते तो शायद लोग उस चीज़ पे बात उठाते कि उन्होंने जी ये तो कायद आज़म के खिलाफ से पाकिस्तान। तो उन्होंने इस चीज़ को समझते हुए उन्होंने वो सारे खत जो थे ना वो उन्होंने जला दिए। What's your thinking about that? क्यों जिन्ना साहब was not ready
फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया, क्या ऐसी बात होगी कि उनके माइंड में? डिवीजन ऑफ इंडिया उस वक्त लोग समझते थे कि अभी हम सारे आपस में हिंदुस्तानी हैं, हमेशा रहे हैं, हम इकट्ठे रहे हैं। लेकिन एक मैं तुम्हें बात बताऊं, उससे अलामा साहब से बहुत पहले ये बात सर सैयद अहमद खान, क्योंकि असल पाकिस्तान की ईंट अगर किसी ने रखी तो सर सैयद ने रखी। Yes. वो इस तरह रखी कि उन्होंने जब अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी या स्कूल या मदरसा स्टार्ट किया, बाद में यूनिवर्सिटी बना, उस वक्त मुसलमानों की हालत इतनी पस्त थी कि 1857 के बाद वो जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जिसको हमें ये पढ़ाया जाता था कि ये इंडियन म्यूटनी है। आप सोचो कि ये पाकिस्तान में ये पढ़ाया जा रहा है। मेरा कैनेडियन था मेरा टीचर, उससे मेरी लड़ाई होगी इस बात के ऊपर। मैंने कहा आई डोंट एक्सेप्ट। तो हमारे घर में ये बताया जाता था कि ये तो हमारी आज़ादी की जंग थी। तो उस वक्त फिर ये एक जब पढ़ी लिखी क्लास मुसलमान, उससे पहले तो मुसलमानों के पास कोई जॉब नहीं थी, हिंदुओं ने तो बड़ा सिंपल किया। उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा जी पहले ये हुक्मरान थे, अब आप आ गए, हम तो आपको भी सलाम कर लेंगे, हमें तो कोई इशू नहीं, इनको सीधा करें, क्योंकि ये हुकूमत करते थे। मुसलमानों में अकड़ भी थी, बिकॉज 300-400-500 साल से हुकूमत हिंदुस्तान पे कर रहे थे। जगह जगह आपको तो हिस्ट्री कभी आपने नहीं देखी, आप जाएं किसी जो इवन डेंसली पॉपुलेटेड हिंदू एरियाज थे ना, वहाँ भी मुसलमानों की हुकूमत थी और बड़ी अच्छी हुकूमत थी। लोगों के साथ उनका काफ़ी मिलना जुलना, आपस में इत्तेफाक राय थी। जिस तरह टीपू सुल्तान की जो उसके काफ़ी जो फौज के लोग थे वो हिंदू भी थे, उसमें उनके साथ उन्होंने काम किया। तो ये जब ये आया और ये यूनिवर्सिटी बनी और जब मुसलमान पढ़े और एक बैच निकलने शुरू हो गए पढ़े लिखे मुसलमानों के, और वो कोई सरकारी मुलाजमतों में गए, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वैसे सिविल सर्विस में चला गया, तो एक उनका स्टेटस जो था, उनकी हकीकत तो थी कि जो अंग्रेज हैं वो आ गए थे और वो काबिज हो गए थे। जिस तरह वो काबिज हो गए वो भी हमारी अपनी कमजोरियां थी। फिर उस वक्त ये बात 1898 में या उससे 1-2 साल पहले सर सैयद ने ये बात की थी कि ये दोनों कौमें कभी भी इकट्ठा नहीं रह सकती, और मेरी ज़िंदगी में तो शायद ना हो, लेकिन ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। लेकिन मेरे मरने के बाद ये वक्त आएगा कि ये दोनों अलग हो जाएंगे। वो भी रियलाइज़ करते हैं, क्योंकि ये 2 डिफरेंट कौमें थीं। मैंने एक दफ़ा अपने ग्रैंडफादर से ये मैंने उनसे पूछा कि कब आपको रियलाइज़ हुआ? वो आपके हिंदू दोस्त भी थे, आपका तो बड़ा आना जाना, आप ख़ानदान, आपका लाहौर के रईसों में शुमार होता था। ये आपको हर तरफ से, आपके जो दादा थे वो रॉयल दरबार के भी मेंबर थे और म्यूनिसिपल कमिश्नर थे लाहौर के। उस ज़माने में 3 होते थे मेयर्स लाहौर के, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख। तो जो मुसलमान थे उनके साइड से वो थे। तो उन्होंने कहा कि हम जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे तो गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ इलेक्शन, और इलेक्शन हुआ तो हमने अपना आगा साहब जो इमरान खान के नाना थे उनको हम लोग फ्रेंड्स होते, हमने उनको खड़ा किया एज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। और भी 2 कैंडिडेट्स थे। अब वो इलेक्शन हुआ तो आगा जी जो थे, बड़े आगा जी, वो जीत गए। तो जो 2 हिंदू थे जो कंटेस्टेंट थे, उन्होंने जाके प्रिंसिपल से कहा कि जी ये तो एक मुसलमान था, 2 हिंदू थे, वोट्स डिवाइड हो गए। तो मेरे दादा कहते हैं कि उससे पहले हमें कोई भी ये एहसास कभी नहीं था कि हम कोई हमको भाई समझते थे। हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, सारे इकट्ठे रहे, साथ मकान, मोहल्लेदारी, शहर का सारा कुछ एक ही था सिलसिला। तो कहते हैं उस वक्त पर हमें, लेकिन बाहर वो प्रिंसिपल नहीं माना। उसने कहा कि ये क्या बात हुई, ये इलेक्शन है, यहाँ कोई हिंदू हो, मुसलमान हो या कुछ हो, ईसाई हो, तो उसकी अपनी मर्जी है, हमें तो ये देखना। तो ये कोई दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि हमारे दिमागों में ये बात आई यार। और उससे पहले कहते हैं कि ये ठीक था कि हम जब हिंदुओं के घर जाते थे तो हमारे बर्तन अलग होते थे, ठीक है, और ये सारी चीज़ें थी, लेकिन हम समझते थे कि ये चलो उनका कल्चर है या उनका रिलीजन है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। लेकिन तो दैट्स द फर्स्ट टाइम। तो ये चीज़ें जो थी ये ख़त्म नहीं हुई। ये औरंगज़ेब के ज़माने में, जब औरंगज़ेब की डेथ हुई, औरंगज़ेब की डेथ के बाद बनारस में बहुत खौफनाक हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे और कई हज़ार लोग उसमें मारे गए। तो ये चीज़ एक चल रही थी, ये क्या कहते हैं। तो इसका अल्टीमेटली जो है ये
रिजल्ट तो यही होना था ना कि जो हुआ। और शुक्र करें जो भी हालात हों, मैं कहता हूँ कि फिर भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम पाकिस्तान बन गया और हम यहाँ आए। बाकी हमारे अपने मसले मसाइल हैं, वो तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाया था बड़े सच्ची नीयत वाले लोग थे। तो पाकिस्तान ज़रूर नीचे है लेकिन ज़रूर उभरेगा। मेरे साहब ये तो होगी ना एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब आज के जो हालात हैं, मौजूदा हालात हैं, क्योंकि आपका सियासत से भी ताल्लुक रहा है, क्या वजह आपने सियासत क्यों छोड़ी थी? मुझे पता था ये, बिलीव मी रिता, मुझे ये 30 साल पहले पता लग गया था। अब देखो मैं सबके साथ क्लोज रहा, बेनज़ीर के साथ मैं बचपन से को जानता था। हमारे वालिद जो थे दोनों के वो दोस्त थे, और मैं बचपन में मुझे याद है कई दफ़ा अपने वालिद के साथ के घर जाया करते थे। जब भुट्टो साहब तब पेशावर रोड पे इनका घर था, और उस वक्त ये अयूब खान के ज़माने में ये थे कॉमर्स मिनिस्टर थे। मेरे वालिद भी एमएलए थे। तो कभी कभी हम चले जाया करते थे। ये बेनज़ीर होती थी कि भाई बाहर वो बाहर बच्चों वाले झूले वूले नहीं होते उनके, खेला करते था बाहर। मैं इवन विद द शरीफ फैमिली, उनके बड़ों से हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात थे। अब उनके साथ भी हैं, इमरान के साथ तो वी ग्रोन अप टुगेदर, स्कूल में भी और वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड की, मोर लाइक फैमिली। तो मुझे समझ आ गई थी कि जिस सिमत हम जा रहे हैं ये बड़ा ख़तरनाक काम है। और ये इट्स नॉट, ये हम लग रहा है कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन अंदर से हम वीक हैं, और वीक होते जा रहे हैं। हम इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करते। तो मैंने कहा मैं सियासत को, क्या मैंने करनी सियासत करनी। अब मुझे बताओ कि सियासत पे क्या, आज कल की सियासत क्या है? अपना पर्सनल फ़ायदा है, पर्सनल फ़ायदा है, या आप अपने बच्चों का फ़ायदा कर सकते हो, आने वाली नस्लों का फ़ायदा कर सकते हो, और उनके लिए बहुत कुछ बना सकते हो। तो मुझे कोई ऐसी ज़रूरत थी कि शुक्र अल्लाह का बच्चे मेरे अपनी मेहनत से ही यहाँ हैं टुडे। दे आर ऑल देयर ओन फील्ड्स डूइंग वर्क। वो किसी ने भी उनको माँ बाप से को पैसे नहीं मांगे कि हमें ये फैक्ट्री लगा दो या फलाना कर दो या फलाना कर दो। डेवलप्ड एवरीथिंग ऑन देयर ओन। और मुझे शुक्र अल्लाह का कभी किसी को कहना नहीं पड़ा कि भी इनको ये काम दो या कोई जॉब दो या कुछ। तो और इंसान को क्या चाहिए, बच्चे आपके। तो मैं यहाँ अब इस सारे सिस्टम में रह के यू कैन नॉट, अगर आपने सियासत सीरियसली करनी है तो यू हैव टू बी करप्ट। अब मतलब कहाँ से लाएंगे आप 30 40 50 करोड़ रुपए हर इलेक्शन में खर्च करेंगे? अगर आपको कोई देगा तो वो उसका फिर आपसे वो लेगा भी, फिर आप क्या करोगे? आप कोई ना कोई उसको फ़ायदा दोगे अगर आप मिनिस्टर बन जाते हो या कुछ। तो मैं इन सारी चीज़ों से मैं बिल्कुल ही मैं ये नहीं कर सकता बिल्कुल। एंड ऑल्सो आई थॉट कि जो मेरी सोच थी या मेरे जैसे लोगों की जो सोच थी, जो जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियत जो थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, तो वो लोग खुद ही आहिस्ता आहिस्ता उनको पीछे भी धकेल दिया गया। आप देख ही रही हैं, ऐसी कोई चुपी की बात तो नहीं है। तो ओवर द ईयर्स ये भी ज़ियाउल हक का कमाल था कि उसने जब ये सारा कुछ किया तो उसने इनकरेज किया कि वो लोगों को आगे लाओ जो क्रिमिनल पॉलिटिशियन बनाओ, क्योंकि उनको हैंडल करना बड़ा आसान होता है। ठीक है ना? मतलब वो बंदा है कि जी जिसको एक थानेदार जाके तो वो करे तो वो उधर ही झाँक के बैठ जाए, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे क्यों ना। तो ये सारी चीज़ें थी, और वो मेरे से मतलब कि नहीं, फिर ये बहुत लोगों ने मुझे कहा, बड़ी लोगों ने मुझे कहा, मेरे इलाके के लोगों ने, कि आपने इतनी पुरानी फैमिली हिस्ट्री आपने जो ख़त्म कर दी। मैंने कहा इतना फिक्र ना करो, मैं ख़त्म नहीं करता। मैं इस मुल्क की खिदमत के लिए बैठा हूँ और मैं करता रहूँगा, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो बस फिर उसके बाद मीडिया में आ गए। कुछ अर्से मैंने ये बसंत का फेस्टिवल मैंने मुझे समझ आई कि ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, इससे बहुत पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, फाइनेंशियली बहुत बड़ा फेस्टिवल बन सकता है। तो उसको स्टार्ट किया खुद ही मैंने अपने घर से ही, उसको पॉपुलराइज़ किया। कामरान अशारी साहब तो यहाँ आ गए, उन्होंने और उसको बड़े लेवल के ऊपर, सारा शहर सज गया और एक फेस्टिवल बन गया। अब होना तो ये चाहिए था कि अगर इस तरह की डोरें बनी हैं और गर्दनें कटी हैं तो हुकूमत का काम था कि उनको ख़त्म करती। कौन सा इतना इशू है?
कि जो ख़त्म नहीं हो सकता। अब 4 लोगों को उल्टा टांग के उनको छितरौल करें उनकी, जो ये डोरें बनाते हैं, उसके बाद किसी का बाप नहीं बनाएगा। ठीक है, सख्ती हम करते हैं गलत चीज़ों पे, जहाँ सख्ती हमें करनी होती वहाँ नहीं हम करते, जिससे कोई फ़ायदा हो जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा था, ये नुकसान अगर हुआ है तो पाकिस्तान का हुआ। इंडिया कितनी कोशिश कर रहा है बसंत क्रिएट करने की, नहीं बन रही उनसे, नहीं कर पा और इंशाल्लाह नहीं बनेगी भी नहीं। ये लाहौरियों के खून के अंदर है। इट्स पार्ट ऑफ देयर बर्थ राइट कि इन्होंने काइट फ्लाइंग करनी है। और क्या है, अगर काइट फ्लाइंग नहीं है तो बसंत नहीं है। मेरा भी जो आइडिया मुझे जो आया था इसका कि बसंत को सिर्फ, उससे पहले तो हमारा अंदरून शहर से ताल्लुक है। फैमिली जब यहाँ से चली भी गई थी, हम हर साल बसंत पे सारी फैमिली आती थी, यहाँ खाना वाना पकता था और काइट फ्लाइंग करते थे और चले जाते। तो ये अब एक दफ़ा इमरान फ्रेंड्स थे, वो ड्यूक एंड डचेस ऑफ समरसेट, यंग थे वो भी। इमरान का कैम्ब्रिज के ज़माने से उसका दोस्त, वेरी स्वीट कपल। इमरान उनको ले आया बस। तब हमारी को इतनी पसंद नहीं होती थी, सिर्फ फैमिली होती थी, क्लोज फ्रेंड्स होते थे। वो जब ड्यूक साहब छत पे चढ़े, उसने जो देखा नज़ारा, तो वो मुंह ही खुला रहे। उसने कहा, व्हाट इज दिस फेस्टिवल? ये तो सारी दुनिया में मैंने ऐसा फेस्टिवल नहीं देखा कि सारा शहर छतों पे चढ़ा हुआ है, छतों के ऊपर सारा इतनी ये इनॉर्मस किस्म की ये एक्टिविटी है, ढोल है, म्यूजिक है, पटाखे हैं, शोर शराबा है, लोगों ने ये सारा सेटअप किया। तो ये क्या है? उसने कहा कि यू शुड मेक दिस फेस्टिवल बी नोन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर ऐसी कोई चीज़ लोगों को पता हो तो यहाँ तो बहुत आपका टूरिज्म बढ़ेगी। और वो बात मैंने पल्ले मान ली। अगले साल ये हुआ कि शकील उर रहमान साहब जो थे ना, वो आए यहाँ जंग अखबार लेके लाहौर। जंग अखबार वो लेके आए तो मुझे पे कॉल करने आए, तो मैंने कहा शकील एक फेस्टिवल बना दें। उन्होंने कहा ओके लेट्स डू इट। मैंने कहा बसंत को अगले साल, और मैं इंतज़ाम करूँगा सारा, आपने सिर्फ मीडिया को देखना। नवाए वक्त होता था, नवाए वक्त ने कभी आज तक जिंदगी में बसंत के हक में कभी कोई खबर नहीं छापी। और वो हमेशा नेगेटिव, हर चीज़ में नेगेटिव बार आते रहे। उनकी अपनी एक थिंकिंग थी, पॉलिसी थी। हमारे बुजुर्ग थे मजीद निज़ामी साहब, बहरहाल उनकी ये थिंकिंग थी जिससे मैं एग्री करता था। तो मैंने अब उस वक्त में पॉलिटिक्स में भी था, तो मैंने को 300-400 लोगों का लंच बसंत जो थी कभी नाइट फेस्टिवल नहीं था, ये दिन का फेस्टिवल। ठीक, रात को सिर्फ ये होता था कि एक रात से, बसंत से एक रात पहले उनके कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं होती थी, तो वो गुड्डियाँ जो उड़ाते थे रात को कंदीलों के साथ, रंग बिरंगी ये जो नहीं होती कागज़ की बनी हुई, उनमें एक एक मोमबत्ती लगा के फिर उड़ा दिया, फिर नीचे एक और, तो बड़ा खूबसूरत लगता था। चारों तरफ ये रंग वाली आपको जो लैंटर्न्स हैं आपको नजर आती थी, तो इसका मतलब होता था कि कल सुबह बसंत। ठीक है, ये ट्रेडिशन थी। बहरहाल तो मैंने एम्बेसडर्स, पॉलिटिशियंस, लिटराटी, इंडियन स्टार्स, पाकिस्तानी स्टार्स, फैशन मॉडल्स, जो भी मतलब एक होती है एक गहमा गहमी इकट्ठी कर ली। और दूसरे दिन शकील साहब ने 1,500, मतलब 1,500 तो नहीं, लेकिन फ्रंट पेज, बैक पेज, मिडिल पेज, सेकंड पेज, वो सारा वो तस्वीरों से ही भरा हुआ था। ऑल इन न्यूज़, ऑल इन तब न्यूज़ नहीं होता था, जंग अखबार होता था, न्यूज़ बाद में आया। ये बसंत क्या है? ये तो जो आउटसाइड ओल्ड सिटी थे उनको तो नहीं इतना बसंत का। वो फिर उससे अगले साल भी मैंने किया, 3 साल ये करता रहा। और उसके बाद बसंत ऐसी फिर उभरी, फिर लोग आ गए, लोगों ने छतें खरीदनी शुरू कर दी बसंत के लिए, एक फेस्टिवल बन गया। यहाँ रौनक मेले लाहौर में लग गए, बड़े बड़ी दुनिया से ऐसे ऐसे लोग मेरी बसंत पे आए, खुद रिक्वेस्ट करके, जी खुद रिक्वेस्ट करके। सिटी बैंक कॉर्पोरेशन की जो उसके जो चेयरमैन थे जॉन रीड, वो स्पेशली आए, वो कभी पाकिस्तान आए ही नहीं थे। उनको बेचारों को सिटी बैंक वाले जो थे, उनको वो कहते हैं ना पंजाबी पड़थू पे आ गया वो मतलब स्टॉप बॉस जो है ये, वो खुद कह रहा है कि इस तरह के लोग। कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने रखी अपनी यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ के उसके जो मेंबर हैं वो सारे चीफ एग्जेक्टिव ही हैं, सिर्फ सारी दुनिया से
एक चीफ एग्जीक्यूटिव की एक क्या कहते हैं चेन कमेटी है, कहने इतनी चेन नहीं है उनकी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑल दीज यंग प्रेसिडेंट्स आर अंडर 40, 39 की एज तक वो जो है, जो उन्होंने ये अचीव किया उसमें उन्होंने कभी भी अपना कोई चैप्टर की यहाँ नहीं रखा थी कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बसंत के दिनों भी यहाँ रख ली, मुझे उनके लिए रात की बसंत करनी पड़ी ऑर्गेनाइज उनके लिए। तो उसमें ये बहुत सी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ये सलमान तसीर का जो ये वर्ल्ड कॉल है, ये सारा जुफालीज, तब भी जुफालीज पहली दफ़ा आए थे, यहीं उनकी मीटिंग हुई एक दूसरे से, एंड बिकॉज दे वर फ्लैबरगास्टेड। उन्होंने जब ये बसंत देखी, उनके पाकिस्तान इज सच अ फन प्लेस, सारा शहर ही जो है वो इंजॉय कर रहा है, ये किस तरह ये, तो यू नो दिस इज अ ग्रेट पाकिस्तान की तरफ खींचने वाला ये एक फेस्टिवल था, शोइंग द ट्रू साइड ऑफ पाकिस्तान। यू थिंक कि मियां साहब कभी इस ब्यूटीफुल रोमांस का रिवाइवल हो सकेगा? आई नो इट्स अ $1 million क्वेश्चन बट यू हैव टू आंसर। पता नहीं यार, मैं बड़ा एंजॉय किया उस दिन। मैं देख रहा था एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर किसने लगाई, किसी एक लड़की खड़ी हुई है अपने दरवाजे में, आधा पर्दा है, ठीक है, और वो खड़ी है, उसका जो चाहने वाला आशिक वो गुजर रहा है उसको देखते हुए, ठीक है। यानी कि एक ज़माने में ये रोमांस होता था कि उसके घर के सामने से गुजरना है और उसको देख लेने से। तो उसने नीचे लिखा हुआ था, जा तेरा बेड़ा गर्क हो मोबाइल, तुमने ये भी हमसे छीन लिया। लाइक मियां साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज इतना ज्यादा हो गया है कि वो जो एक एक्टिविटीज हुआ करती थी वो मेरा ख्याल है कि एक्टिविटीज़ जो थी हमारे, हमको ज़्यादा हार्ड हिट किया है, क्योंकि हमें एजुकेशन का लेवल हमारा इतना लो है, लोग वैसे इतने मिजरेबल हैं, तो उनको और कोई काम ही नहीं है, ठीक है। देख मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ, मैं भी टिकटॉक देखता हूँ, बड़ा एंजॉय करता हूँ देख के। आई नो दैट। मैं ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरे अपने कई गाने जो हैं, वहाँ आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ये क्या सेटअप होता है, क्या सिस्टम होता है, वो बिल्कुल वहाँ वायरल हुए हुए हैं एब्सोल्युटली, यू नो, किसी के को 5 मिलियन, किसी के को 10 मिलियन व्यूज, किसी के कुछ। और वो ये होता है ना कि आप एक गाना लगा देते हो, उसके बाद कोई और भी उसको उठा लेता है, तो वो उसी गाने की पोस्टें बननी चाहिए, मुख्तलिफ, तुमने अपने तरीके से बनाई है, किसी और ने अपने तरीके से। तो वो एक गालिब की कवाली थी जो मैंने कंपोज और कंपाइल की थी राहत के साथ, दर्द से तुझको है मेरे बेकरारी आया। तो उसमें एक लास्ट जो शेर है गालिब का, इश्क ने पकड़ा नहीं गालिब अभी वहशत का रंग, ठीक है, उस शेर के ऊपर वो इतना ही वो पीस देके ना, उसका पूरा शेर मुकम्मल करके कोई 3.2 मिलियन सिर्फ पोस्ट सी, आप वो व्यूज तो छोड़ो कितने, लेकिन वो एक एक पोस्ट, मतलब मैं एक पोस्ट लगाता हूँ तो उसको लोग व्यू करते हैं, तुम लगाती हो उसको व्यू करते हैं, जब 3 मिलियन जो है वो पोस्ट लगा रहे हैं एक किसी चीज़ के ऊपर, जाहिर बात है वो वायरल तो होना ही होना है। और वो मैं हमेशा समझता था कि ये मेरी जो कवाली है, कंपोज की है, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट है, ठीक है। और ये इसको जब मैंने यूट्यूब पे लगाई थी अपने प्रोग्राम में, तो उसको वज़ीर-ए मिली थी, लेकिन इतनी नहीं। लेकिन अब इतने सालों के बाद, यानी सोचो तुम कि कोई 12 सालों के बाद ये एकदम हा करके उठ गई। और जाहिर बात है, जब लोग छोटा सा पीस देखते हैं तो वो फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं उसको पूरा मुकम्मल देखने के लिए, बिल्कुल, ठीक। और इंडियंस ने इसको कॉपी भी कर लिया, एक इंडियन ने पूरी की पूरी ही वो लगा दी है, क्या कहते हैं, क्योंकि गलत बात है, वो बहरहाल हम देखेंगे कि क्या किया। ये चीज़ें तो हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने जब सबने पूछा कि छोड़ी, तो मेरे सबसे बड़ी जो मैं काफ़ी खुद भी डिस्टर्ब था कि यार अब सियासत को छोड़ दी है, ये इशू कोशिश की थी कि इसको एक फेस्टिवल बनाए बसंत को, ये भी इस पे भी बैन लग गया, हो तो बहुत अच्छा जा रहा था, कमाल ही जा रहा, कंटिन्यूटी नहीं रही। बैन बना। तो इसी असना में कायदे आज़म की बेटी जो ये पाकिस्तान आई, यस, ठीक है, वो पाकिस्तान आई, तो मैं उनसे, मुझे यहाँ मेरी तरफ तशरीफ़ लाई, मैं उनको पहले खाने पे ले गया यहाँ कुछ कैफ़े, उसके बाद यहाँ आ गई, काफ़ी देर मैं उनको दिखाता रहा, मैंने कहा आप इस कुर्सी पे बैठे, आपके वालिद भी इसी कुर्सी पे बैठे थे, बड़ी वो भी इमोशनल हो गई इतनी सारी तस्वीरें देख के। अब हुआ यूँ कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो और कायदे आज़म का जो ग्रेट ग्रैंडसन जे, ये दोनों कॉलेज में अमेरिका में इकट्ठे पढ़ते थे, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो वो मुझे
जलाल बताया करता था कि जब उनके रीना वाडिया थी, उनका एक घर न्यूयॉर्क में था और एक मायामी में, फ्लोरिडा में। जब न्यूयॉर्क में ठंड हो जाती थी तो फिर वो मायामी चली जाती थी, वहाँ उनका सेटअप था। और बॉम्बे में तो उनका जो सारा सेटअप है वो है ही है, ऐसी कोई लुकी छुपी बात नहीं है। तो दे आर वेरी 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 बिग बिजनेस। तो वो उस ज़माने में, तुम तो शायद बहुत छोटी हो, इंडियन टीम आई थी और यहाँ आके मैच हुआ था, और ये भी तब अपना रीना वाडिया और इनके बेटे नस्ली और दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सारे पाकिस्तान आए। तो जलाल ने एक दावत रखी हुई थी यहाँ दिल्ली में, तो उसमें ये काफ़ी इंडियंस, उनके फ्रेंड्स और स्टार्स और इस तरह के लोग बहुत आए हुए। बड़ी पाकिस्तान और इंडिया में मोहब्बत की बातें उस ज़माने में हो रही थी। वो भी एक दौर था। हाँ, वो भी एक दौर। और इंडिया की टीम जीत गई और वो बाहर नारे मारते निकले और पाकिस्तानियों ने उनको चेयर किया, उनको किसी ने कुछ सोचा। क्योंकि दिल तो हमारे बड़े ही हैं ना, हम बड़े दिल वाले। तो इस तरह तो वो जो उनका जो बेटा था, कायद का जो ग्रैंडसन नवासा था, तो उसने इतनी सारी तस्वीरें देखी थी यहाँ मेरे बुजुर्गों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, मेरे वालिद के साथ, तो फातिमा जना की तस्वीर, हमारी ख़वातीन के साथ बहुत सारी तस्वीरें हैं। तो वो मुझे पूछने लगा, उसको इतना नहीं पता था। उसने मुझे कहा कि आपका क्या ताल्लुक है मेरे नाना के साथ? मैं कहा तू अच्छे बैठ जा, मैं दसना की ताल्लुक गल लम्बी हो जाएगी। मैं क्या गल लम्बी, मैं दसना।